गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम इंडियन इकॉनमी की एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। ये वीडियो भी क्वेश्चन आंसर्स के क्रम में होने वाली है और हमारी ये उम्मीद रही है कि हम आपको अधिक से अधिक डाटा इन क्वेश्चंस के माध्यम से दे पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हमारा पहला सवाल देखते हैं। कह रहा है, कृषि जोत के आकार के हिसाब से सीमांत जोत किसे कहते हैं? सीमांत जोत की कह रहा है। ऑप्शन से हमारे ए 1 से 2 हेक्टेयर कृषि जोत, बी 2 से 4 हेक्टेयर कृषि जोत, ऑप्शन सी 4 से 10 हेक्टेयर कृषि जोत, ऑप्शन डी 1 हेक्टेयर से कम कृषि जोत। तो सीमांत जोत की बात कही है ना, 1 हेक्टेयर से कम वाला रहेगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे पढ़ते हैं। भारत में भूमि जोत को कितनी 5 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली है सीमांत जोत, इसमें 1 हेक्टेयर से कम की बात कही है। फिर है छोटा या छोटी जोत, 1 से 2 हेक्टेयर रहेगा कृषि भूमि, उनके लिए होगा। अर्ध मध्यम जोत, इसमें क्या है 2 से 4 हेक्टेयर भूमि रहती है। मध्यम जोत में 4 से 10 हेक्टेयर रहती है, और बड़ी जोत या बृहद जोत में 10 हेक्टेयर से ज़्यादा, ठीक है, भूमि जोत रहेगी। ये इम्पोर्टेंट है भाई, सारे याद कर लीजिए सभी के सब। अगला है, बड़ी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र कितना होता है? सिंचित क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, कितना होता है। ऑप्शन ए कह रहा है 2000 हेक्टेयर तक, ऑप्शन बी 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर तक, ऑप्शन सी 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या है? बड़ी सिंचाई परियोजना। ओके, बड़ी सिंचाई परियोजना का रहेगा ऑप्शन सी 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि। चलिए इसको पढ़ लीजिए। कृषि सिंचाई परियोजना के तहत बड़ी सिंचाई परियोजना क्या रहेगी? 10 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि वाली। और मध्यम सिंचाई परियोजना 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक कृषि भूमि। और जो छोटी सिंचाई परियोजना रहेंगी वो 2000 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि रहने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई कह रहा है, प्रबल धक्का का सिद्धांत किसने दिया? हमारे ऑप्शन हैं। पहला है रोजेस्टीन रोडान, बी रागनारसे, ऑप्शन सी प्रोफेसर राजकृष्ण, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। प्रबल धक्का, बिग पुश थ्योरी भी कहते हैं इसे ना, ये दी है रोजेस्टीन रोडान। पढ़ लो इसको एक बार, लेके आए हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन रोजेस्टीन रोडन ने किया। इनके अनुसार अल्प विकसित देशों को गरीबी तथा पिछड़ेपन से बाहर निकलने के लिए यह आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था में एक बार में एक बड़ा निवेश अवश्य किया जाए, है ना। समझ रहे हैं? ये कहता है कि भाई आप छोटा छोटा निवेश करते हो विकासशील देशों से या अल्प विकसित देशों से, तो उससे ज़्यादा कुछ चेंज होना नहीं है। चेंज तब होगा जब एक ही बार में एक क्षेत्र में निवेश को बहुत बड़ा कर दोगे। ठीक है, चलिए, और ऐसे ही फिर अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्षेत्रों को लेते चलो, है ना, और उनमें बड़ा बड़ा निवेश करते चलो, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके देश की तरक्की होगी। ये इनका मानना था। अगला देखो, हिंदू वृद्धि दर का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शंस हैं हमारे। ए है प्रोफेसर राजकृष्ण, बी प्रोफेसर हरिमोहन, सी प्रोफेसर रागनारसे, डी रोजन स्टील्स रोडेंट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नीचे हमारे थ्योरी दे भी रखी है, पढ़ लो। हिंदू वृद्धि दर सिद्धांत प्रोफेसर राजकृष्ण ने दिया। उन्होंने सन 1951 से 81 के बीच, है ना, 30 वर्ष, कितना 30 ईयर्स की मियाद ली थी, के बीच भारत की वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर को 3.5% प्रतिवर्ष रहने का अनुमान लगाया। ठीक है, बस इसको इतना ही पढ़ो, इससे आगे नहीं। अगला है, गरीबी का दुष्चक्र, गरीबों का नहीं है, गरीबी का दुष्चक्र। किसका?
गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है हमारे ए प्रोफेसर राजकृष्ण, बी साइमन कंटेनर्स, ऑप्शन डी रागनार नक्से, ऑप्शन डी प्रोफेसर स्ट्रॉन। सोचो। तो ये दिया है ऑप्शन सी इज करेक्ट, रागनार नक्से। गरीबी का दुष्चक्र एक ऐसा स्वस्थायी पैटर्न है जिसमें लोग गरीबी में फंस जाते हैं और इससे बाहर निकलना मुश्किल पाते हैं। यह एक आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्या है जो पीढ़ियों तक लोगों को प्रभावित करती है। इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए सरकारों को स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में निवेश करना चाहिए। और कहें तो इसकी एक लाइन ज़्यादा फेमस है कि कोई भी देश गरीब इसलिए है क्योंकि वह गरीब है। समझ रहे हैं? बहुत बड़ी बात कही है, समझ के देख लो। जब आप गरीब रहेंगे, जब देश गरीब रहेगा तो इतनी पूंजी नहीं है कि वो लगा पाए। जब पूंजी लगाने के लिए नहीं है तो डेवलपमेंट उस क्षेत्र का, उस घर का, उस देश का अपने आप ही रुक जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र द्वारा क्या मापा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है हमारे ए राष्ट्रीय आय, बी प्रति व्यक्ति आय, सी निर्धनता, ऑप्शन डी बेरोजगारी। तो भैया इससे नापा जाता है निर्धनता। ऑप्शन सी इज करेक्ट। पढ़ लो इसको। लॉरेंज वक्र द्वारा किसी देश के लोगों के बीच आय विषमता है ना को ज्ञात किया जाता है। आय विषमता मतलब निर्धनता हो गया, गरीबी। इसे वर्ष 1905 में मैक्स लॉरेंज ने विकसित किया। लॉरेंज वक्र निरपेक्ष क्षमता रेखा से जितनी दूर होगा उतनी ही अधिक आय में विषमता होगी और इसके उलट जितना पास होगा उतनी कम विषमता होगी। अभी यहाँ तो नहीं आया होगा समझ में, आगे पढ़ते हैं, बताते हैं आपको। इसको पूरा पढ़ लो। चलो ये तो हमने ख़त्म कर दिया यहाँ तक। गिनी गुणांक का जो मान है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 1 के बीच में होता है। यदि विषमता अधिकतम है तो इसका मान कितना होगा? 1 होगा। और यदि न्यूनतम है तो इसका मान मान है ना, मान होगा मान 0 होगा। गिनी गुणांक को कोरेडो गिनी ने विकसित किया था। चलिए इसको दोबारा पढ़ लो। यही है आपका जो अभी हम बात कर रहे हैं, लॉरेंज वक्र। क्या है? लॉरेंज वक्र। देखो इसमें इधर आय प्राप्तकर्ता दे रखे हैं एक एक्सिस पे, एक पे लिए कुल आय, और ये 45 लाइन है, 45 डिग्री, ये होगी निरपेक्ष समता रेखा। और ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये वाली कौन सी वाली? ये वाली, इसी को कहते हैं हम लॉरेंज वक्र। समझ में आया? अब इसकी कह रहा है कि यह, उस लाइन को आपको दोबारा पढ़िए क्या कह रहा है। लॉरेंज वक्र निरपेक्ष समता रेखा से जितनी दूर होगा उतनी ही अधिक आय में विषमता होगी और इसके उलट जितना पास होगा उतनी ही कम विषमता होगी। देखो ये जो वक्र है ये इस रेखा से जितनी दूर है उतनी ही ज़्यादा आय में क्या है? विषमता है लोगों के बीच में। और ये इस समता रेखा से जितना नज़दीक जाएगा उतनी ही कम विषमता मिलेगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब गिनी गुणांक को भी पकड़ लो भाई। गिनी गुणांक क्या है? छायांकित क्षेत्रफल बट्टे समता रेखा के नीचे का संपूर्ण क्षेत्रफल। देखो ये हमने देखा है वहाँ पे, ये गया, इसको ऐसे समझ लो, ये समता रेखा होगी और ये नीचे हमने वक्र बना दिया। तो मान लो ये क्षेत्र हो गया, तो छायांकित क्षेत्रफल में क्या आ जाएगा? ये वाला क्षेत्र। ठीक है, और 1 मिनट रुको, रंग बदलते हैं। और ये होगी समता रेखा, समता रेखा से नीचे का पूरा क्षेत्रफल और ले लो। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा ये क्षेत्रफल।
ठीक है, समझ में आ रहा है। तो गिनी गुणांक क्या हो गया, ये नीले वाले भाग से घिरा हुआ क्षेत्रफल बट्टे लाल वाले भाग से घिरा हुआ क्षेत्रफल, इसको कर देंगे तो आपको गिनी गुणांक निकल आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी। इम्पोर्टेंट पुस्तक है, इकोनॉमी आती रहती है। ऑप्शन ए एडम स्मिथ, बी दादाभाई नौरोजी, सी आई एम ऐश्वर्या। अच्छा जी, ऑप्शन डी रमेश चंद्र दत्त। तो इंग्लैंड सॉरी क्या है, द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ है ना। किसने लिखी है ये, एडम स्मिथ। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगली पुस्तक है इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। यह पुस्तक किसने लिखी। इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया यह पुस्तक लिखी है, ऑप्शन से हमारे ए दादाभाई नौरोजी, बी एडम स्मिथ, सी कॉरिडोर गिनी, डी प्रोफेसर राज किशन। तो ये जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, दादाभाई नौरोजी। अगला है, फिर उसको तो हमने पढ़ दिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह पुस्तक में किसने लिखी है, दादाभाई नौरोजी ने लिखी है। अगला है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। यह पुस्तक किसने लिखी। हमारे ऑप्शंस हैं, ए एडम स्मिथ, बी साइमन, ऑप्शन सी रेगुलर नरक से, और ऑप्शन डी जॉन मेयार्ड केन्स। सोचिए, केन्स याद रखना, कहीं कहीं इसको कीन्स भी पढ़ देते हैं, है ना। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यह पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन से हमारे ए जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी रमेश चंद्र दत्त, एंड ऑप्शन डी एडम स्मिथ। सोचो भाई, ऑप्शन सी इज करेक्ट, रमेश चंद्र दत्त। अगला है भारत के 8 कोर इंडस्ट्रीज में किस इंडस्ट्री का नाम शामिल नहीं है। नाम शामिल नहीं है, कुछ इंडस्ट्री दे रखी है। ए स्टील उद्योग, बी कोयला उद्योग, सी कागज उद्योग, ऑप्शन डी सीमेंट उद्योग। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, कागज उद्योग उसमें नहीं आता। पढ़ लो कौन कौन से आते हैं। 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं भारत की, पहले रिफाइनरी, फिर बिजली उद्योग, स्टील, कोयला उद्योग, कच्चा तेल उद्योग, प्राकृतिक गैस उद्योग, सीमेंट उद्योग और उर्वरक उद्योग। यही 8 उद्योग जो है वो कोर इंडस्ट्रीज में आते हैं, कागज उद्योग उसमें नहीं है। सत्र देखते हैं। सुरेंद्र तेंदुलकर समिति किस विषय से संबंधित है। ऑप्शन से हमारे ए बेरोजगारी, बी राष्ट्रीय आय, सी प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन डी निर्धनता। तो जो सुरेंद्र तेंदुलकर समिति है वो रिलेट करती है निर्धनता या गरीबी को। निर्धनता मापन के लिए और भी समितियाँ हैं, जैसे प्रोफेसर लकड़वाला समिति कब की है, 1993, ईयर याद रख लेना। सुरेंद्र तेंदुलकर समिति 2009 की है, और रंगराजन समिति 2014 की है। इसी में कितने सारे क्वेश्चन हो गए हैं ना, एज सॉरी डेट भी होगी, वर्ष भी होगी, और ये भी हो गया किससे संबंधित हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। 18वां, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ हुई। बहुत नाम सुना होगा आपने। ऑप्शन से हमारे ए 1 अप्रैल 2010, बी 1 अप्रैल 1992, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2005, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 1999। तो ये हुई है भैया 1999। हम छोटे थे तब इसका ऐड आता था टीवी पे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। भारत निर्माण योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई। हो रहा भारत निर्माण, है ना, ये लाइन आती थी। तो ऑप्शन से हमारे ए 2010, बी 2005, सी 2006 और डी 2000। तो ये हुई है 2005, बी सही है। 2005 में अगर जाओगे तो 16 दिसंबर 2005 को ये योजना शुरू की गई, भारत निर्माण। अगला है
19वां स्लाइड है ये। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन है हमारे ए 2000, बी 2010, सी 1995, ऑप्शन डी 2006। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना तो आपको पता ही है, नरेगा, नरेगा के नाम से था, आई थी पहले। कब आई नरेगा? तो डी सही है, 2006 में। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का नाम 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा हुआ। इसे संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना और काम के बदले अनाज योजना को मिलाकर बनाया गया। इसमें 2 योजना इंक्लूड की गई। कौन कौन सी? तो संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना और काम के बदले अनाज योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब आई? नई योजना है, मोदी गवर्नमेंट लेके आई है भाई। ऑप्शन है हमारे ए 2010, बी 2014, सी 2016, ऑप्शन डी 2017। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जब सरकार बनी उसी समय, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2014। अगला है प्रधानमंत्री जनधन योजना कब आई? ऑप्शन हमारे 2007, 2010, 2005, 2014। जब सरकार बनी उसी साल आई, डी 2014। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और प्रधानमंत्री जनधन योजना जब पीएम मोदी की सरकार फॉर्म हुई पहली बार उसी टाइम आई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना बताया भी 2014 में आई है। इसका उद्देश्य देश भर के सही परिवारों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना था। बिल्कुल सही बात है, तभी तो इसमें क्या हुआ, 0 बैलेंस के अकाउंट खुलवाए गए, है ना। और जो रुपया घरों में रहता था वो रुपया बैंकों तक पहुंचा, व्यवस्था तक पहुंचा, बैंकिंग प्रणाली में पहुंचा तो वो घूमा, सर्कुलेट किया और उससे कहीं ना कहीं देश का विकास हुआ ही। चलिए इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।